नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम दोस्तों आपके लिए मॉडल एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि दोस्तों आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में मदद करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। इन प्रश्नों का दोस्तों हमने संकलन यहाँ पर किया है। तो आज की क्लास दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। इस क्लास को दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि भाई उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग में जो प्रश्नों का लेवल है वो क्या है और आपको काफ़ी हद तक दोस्तों ये तैयारी करने का मोटिवेशन भी देगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को दोस्तों स्टार्ट होते ही दोस्तों लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर किया करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग मॉडल पेपर 2023। आपके दोस्तों काफी काम आएगा आगामी प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में। तो देखिए पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्थिति को स्वीकार कब किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यूएन महासभा के द्वारा दोस्तों जो आपके मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ये आपके सिलेबस में है प्रवक्ता स्क्रीनिंग के। तो इसके ऑप्शन देखिए 15 अगस्त 1947, 16 नवंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 या फिर 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 10 दिसंबर 1948। ये वैसे भी दोस्तों आपका प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो यूएन की दोस्तों जो सामान्य सभा है, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की दोस्तों इसकी सामान्य सभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को दोस्तों जो मानव अधिकार है उसकी सार्वभौम घोषणा की गई और उनको स्वीकृत किया गया, ठीक है ना। और फिर इसके बाद दोस्तों जो अन्य राष्ट्र हैं उनको भी दोस्तों मोटिवेशन मिला और एक तरह से गाइडेंस मिला। फिर उन्होंने भी क्या किया कि अपने संविधान में, अपने नियमों में इन मानवाधिकारों को अपनाया है। तो 10 दिसंबर 1948 बहुत इंपॉर्टेंट डेट। अगला प्रश्न देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये भी दोस्तों आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग के कोर्स में अवेलेबल है। तो 24 दिसंबर 1986, 15 अप्रैल 1987, 9 अप्रैल 1987 या फिर 15 अगस्त 1987। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 24 दिसंबर 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था, इसको लागू किया गया था 24 दिसंबर 1986। अब उपभोक्ता संरक्षण का मतलब है दोस्तों जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं या फिर आप कोई सर्विस लेते हैं तो आप एज ए कंज्यूमर दोस्तों आपके कुछ अपने राइट्स होते हैं यानी कि कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। तो वही आपका क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। इसके बाद दोस्तों अब इसमें तो संशोधन हो गया है, अब आ चुका है दोस्तों आपका 2019 वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और इसको दोस्तों अप्लाई किया गया था 2020 में, 20 जुलाई 2020 को दोस्तों इसको अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपने थोड़ा सा अपने दिमाग में रखनी है क्योंकि अब दोस्तों जो आपसे पूछा जाएगा वो थोड़ा सा नए का ही पूछा जाएगा। तो 20 जुलाई 2020, ठीक है। तो सीधी बात है कि कंज्यूमर के भी दोस्तों अपने राइट्स होते हैं, उन राइट को दोस्तों ये प्रोटेक्ट करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एडुसेट कब प्रोजेक्ट किया गया था? एजुसेट का मतलब है दोस्तों EDUSAT ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब सिंपल से फुल फॉर्म की बात की जाए तो एजुकेशनल सैटेलाइट। ये दोस्तों आपका कब प्रोजेक्ट किया गया था? 2001, 2002, 2004 या फिर 2005? राइट आंसर है दोस्तों आपका 2004 में। सितंबर 2004 में दोस्तों इसको प्रोजेक्ट किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये 2004 में जब दोस्तों प्रोजेक्ट किया था तो ये भारत का पहला एजुकेशनल दोस्तों आपका सैटेलाइट था, या आप इसको कह सकते हैं पहला शिक्षा सैटेलाइट, ठीक है। तो जब इसको दोस्तों प्रोजेक्ट किया गया था तो कहाँ से किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। श्री हरिकोटा से दोस्तों इसको प्रोजेक्ट दोस्तों किया गया था। अब इसका मेनली इसको प्रोजेक्ट क्यों किया गया है दोस्तों कि जो भी हमारे पास एजुकेशनल कंटेंट है इसको दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करना है देश भर में। तो उसके लिए दोस्तों जो कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार व्यवस्था कौन उपलब्ध कराएगा दोस्तों? कोई सैटेलाइट प्रोवाइड करवाएगा। तो वो कौन है? वो एडुसेट है, ठीक है। तो एडुसेट की मदद से कोई भी जो आपका एजुकेशनल कंटेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संचार व्यवस्था की जो व्यवस्था है दोस्तों कौन उपलब्ध करवाएगा? वो आपका एडुसेट प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP से भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। ये एक कठोर शिल्प है, कोमल शिल्प है, कठोर एवं कोमल शिल्प है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कठोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हार्डवेयर। हार्डवेयर है ये, या फिर दोस्तों ये क्या कोई सॉफ्टवेयर है, या फिर ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर का मतलब आप समझ लीजिए जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है? मशीनें होती है। तो एक तरह की दोस्तों क्या है? मशीन है जो कि क्या करती है? फोटोज को, बड़े बड़े चित्रों को दोस्तों क्या करती है? प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। यानी कि उनकी छाया का प्रोजेक्शन करती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि छोटी छोटी आप फोटोज को दोस्तों आप आसानी से बड़े स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ओवरहेड क्या प्रोजेक्टर है? एक तरह की क्या है? मशीन है। तो मशीनों का मतलब क्या? जिनको हम छू सकते हैं। तो ये किसके अंदर आता है दोस्तों? हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों जैसे कोई सिद्धांत आएंगे, विधियां आएंगी, वो किसके अंतर्गत आएगा? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मॉनिटर है दोस्तों, वो आपका क्या है? एक तरह का
हार्डवेयर है, और जो कंप्यूटर के अंदर दोस्तों चल रहा है स्क्रीन के अंदर, यानी कि जो प्रोग्राम जो चल रहा है वो आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आपने समझना है। तो इनका यूज किस लिए होता है दोस्तों? एज ए टीचिंग एड्स, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री के तरह पे आपका इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? मतलब शिक्षा बिना बोझ के टाइटल के नाम से रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जनार्दन समिति, पटेल समिति, यशपाल समिति या फिर राममूर्ति समिति? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, प्रोफेसर यशपाल समिति। दोस्तों इसका गठन हुआ था 1992 में, और 1993 में दोस्तों इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट को दिया गया था। और जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था दोस्तों शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, वैसे मोर स्पेसिफिकली कहें तो 15 जुलाई 1993 को दोस्तों इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो इन्होंने शिक्षा बिना बोझ के पर इन्होंने बल दिया था, टाइटल भी इनका यही था। इसके अलावा भी दोस्तों इन्होंने कई सारे सुझाव दिए थे, जैसे कि भाषा है, भाषा को दोस्तों इन्होंने जीवन से दोस्तों रिलेटेड करके जोड़कर की बात की। ठीक है, इसके अलावा जैसे गणित है तो गणित को रटो मत, करके देखो। ठीक है, इस टाइप के दोस्तों इन्होंने दिए थे। इसके अलावा जैसे एजुकेशनल और जो मतलब कि हम स्टूडेंट्स और जो जो शिक्षक होते हैं उनके बीच का जो रेशियो है, जैसे 1:30 होना चाहिए, यानी कि 30 छात्रों पे एक टीचर होना चाहिए। इस तरह के इनके द्वारा कुछ सुझाव दोस्तों दिए गए थे। तो यशपाल समिति शिक्षा बिना बोझ के टाइटल से दोस्तों रिलीज की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का किससे संबंध है? प्राइमरी टीचर जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें शाला त्याग का मतलब क्या है? अपव्यय से, अवरोधन से, अपव्यय एवं अवरोधन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अपव्यय का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अब जब प्राइमरी एजुकेशन के दौरान कोई बच्चा है, अगर वो बीच में ही प्राइमरी शिक्षा को छोड़ देता है, स्कूल को छोड़ देता है, तो वो क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है। अवरोधन का मतलब यह है कि कोई बच्चा लगातार एक ही क्लास में फेल होता रहता है, अपनी प्राइमरी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाता, तो वो दोस्तों क्या कहलाता है? अवरोधन कहलाता है। अब ये दोनों दोस्तों आपके क्या है? शाला त्याग से संबंधित। शाला त्याग का मतलब है कि स्कूल का त्याग, तो अपव्यय और अवरोधन दोनों के दोनों दोस्तों इससे रिलेटेड है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? मतलब ये शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, भारतीय शिक्षा आयोग रिपोर्ट, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट, या फिर भारतीय शिक्षा रिपोर्ट? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा आयोग, जिसको कि दोस्तों हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये आयोग है, इससे रिलेटेड दोस्तों आपके जरूर प्रश्न आएंगे। तो इसकी रिपोर्ट दोस्तों शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के नाम से दोस्तों प्रकाशित हुई थी। ये दोस्तों इनकी रिपोर्ट का शीर्षक था, कोठारी आयोग। प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में दोस्तों इस आयोग का दोस्तों गठन हुआ था। कब इसका गठन हुआ था ये भी दोस्तों पूछा जाता है। 14 जुलाई 1964 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1964 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। तो इनकी जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट का नाम था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। अब ये दोस्तों जो रिपोर्ट थी 3 भागों में डिवाइडेड थी। पहली थी दोस्तों एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित, यानी कि शैक्षिक पुनर्निर्माण से संबंधित दोस्तों इनके द्वारा जो अपने सुझाव दिए गए थे वो सभी स्तरों पर एक जैसे होते हैं। जैसे दूसरा दोस्तों ये था कि जो शिक्षा है उसको किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, कैसी एजुकेशनल मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए, शिक्षण विधियों का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, कॉपी किताबें के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने सेकंड भाग में दिखाया था। थर्ड पार्ट दोस्तों था कि वित्त कैसा होना चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, शैक्षिक योजना क्या होनी चाहिए। तो उससे दोस्तों इससे संबंधित रिपोर्ट में दोस्तों तीसरे भाग में इनके द्वारा दर्श बताया गया, सुझाव दिए गए। तो एक्चुअली जो कोठारी आयोग है इन्होंने शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अपनी रिपोर्ट्स दी थी। ठीक है, चाहे आप प्राइमरी की बात करें, चाहे आप मिड की बात करें, या फिर आप हायर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सभी में दोस्तों इन्होंने अपनी दी थी। तो ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। तीनों के तीनों जो पार्ट हैं, 3 भाग हैं इसके दोस्तों, और 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? श्रव्य सहायक सामग्री, श्रव्य का मतलब होता है दोस्तों हमारे कान। तो कानों की सहायता से दोस्तों किस सामग्री का यूज नहीं होता है? मतलब हम जब शिक्षण कार्य करते हैं तो हम दोस्तों वहां पर शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करते हैं। अब एक दोस्तों होती है श्रव्य सहायक सामग्री, दूसरी होती है दृश्य सहायक सामग्री, तीसरी होती है आपकी दोस्तों दृश्य एवं श्रव्य। दृश्य एवं श्रव्य, ठीक है। देखिए, जब भी कोई अधिगम होता है दोस्तों, तो अगर आप जहां पर ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेंगे तो वहां पर जो शिक्षण कार्य होता है वो काफी प्रभावी होता है, बच्चों को बहुत अच्छे से अधिगम हो पाता है। ठीक है,
आप अगर केवल अपने कानों का यूज ना करके अपनी आंखों का भी यूज करेंगे, दोनों का यूज करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लर्निंग वहां पर बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो शिक्षण कार्य के दौरान कोई भी जो शिक्षक है वो टीचिंग एड्स का यूज करता है ताकि उसका जो शिक्षण कार्य बहुत प्रभावी हो। तो श्रव्य सहायक सामग्री में कौन आती है दोस्तों, जिसमें आप केवल अपने कानों की इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, लाइक उसमें रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर आता है, ग्रामोफोन आता है, क्योंकि दोस्तों आप इसको केवल सुन सकते हैं। श्यामपट्ट में क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई वीडियो चला रहे हैं तो वो उसमें अगर आवाज भी है और प्लस आप देख भी रहे हैं तो वो ऑडियो वीडियो के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है अधिगम के लिए, प्रभावी अधिगम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। मूल्य दोस्तों वैल्यू आपका कोर्स में है, इसके अलावा पर्सनैलिटी भी दोस्तों आपके कोर्स में है। तो मोरेनो के द्वारा, रोर्सा के द्वारा, स्प्रेंजर के द्वारा या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्प्रेंजर थे। स्प्रेंजर ने दोस्तों वैल्यू के आधार पर पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किया था। इनके अकॉर्डिंग दोस्तों 6 टाइप की पर्सनैलिटी होती है वैल्यू के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, व्यवहार तकनीकी किस पर आधारित है, यानी कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी किस पर आधारित है, मनोविज्ञान पर, विज्ञान पर, कला पर या फिर कला एवं विज्ञान पर। तो ये काफी एक अच्छा प्रश्न है। देखिए मनोविज्ञान यानी कि आपकी साइकोलॉजी पर दोस्तों ये आपके आधारित है। ठीक है, देखिए व्यवहार तकनीकी मनोविज्ञान को दोस्तों व्यवहार का ही विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, पहले इसको आत्मा का विज्ञान बोला जाता था, लेकिन आगे धीरे धीरे मनोविज्ञान को बोला गया कि भैया ये व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान के माध्यम से ही दोस्तों हम क्या करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो अब जब हम अधिगम कराने जाते हैं, यानी कि दोस्तों जब हम चाहते हैं कि बच्चा कुछ सीखे, तो हम क्या देखते हैं, व्यवहार में कितना उसके परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है, अपेक्षित परिवर्तन है। ठीक है, तो व्यवहार जो तकनीकी है वो एक्चुअली करती क्या है, वो शिक्षा में मनोविज्ञान की जो सिद्धांत है उनका यूज कर रही है। ठीक है, उनका यूज कर रही है ताकि व्यवहार में परिवर्तन आ सके। उसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ठीक है, और शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का जो प्रयोग होता है उसको हम बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। क्या बोला जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। ओके, सो एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक, तो मनोविज्ञान विज्ञान जो व्यवहार तकनीकी है दोस्तों वो क्या है, व्यवहार तक मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं, यानी कि स्कूल में जो इनडिसिप्लिन होता है तो उसका कारण क्या है। दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, अध्यापकों में नेतृत्व की कमी, मूल्यों की कमी या फिर उपरोक्त सभी। तो विद्यालय में दोस्तों जो इनडिसिप्लिन होता है वो इन सभी से होता है। अगर आपकी दोषपूर्ण टीचिंग मेथड्स हैं, इसके अलावा अगर आप में लीडरशिप की कमी है, वैल्यू की कमी है, तो सभी दोस्तों इसका राइट आंसर है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेटेड है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या फिर स्वास्थ्य शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपकी क्या है, प्राइमरी एजुकेशन से दोस्तों, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से दोस्तों ये संबंधित है। 1986 में दोस्तों आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नई शिक्षा नीति, उसके बाद दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को दोस्तों स्टार्ट किया गया था। तो प्राइमरी एजुकेशन से दोस्तों ये आपका संबंधित है। 1987 86 आप 88 के दौरान पे इसको मान लो, ये दोस्तों आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर आया था। तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, ये प्राथमिक शिक्षा में दोस्तों जो न्यूनतम चीजें होनी चाहिए, मतलब कि एक जैसे आपका एक प्राइमरी स्कूल है तो वहां पर क्या क्या होना चाहिए, तो वो उसकी उपलब्धता होनी चाहिए किसी भी स्कूल में, उससे दोस्तों ये रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे प्राथमिक विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, लाइक विद्यालय है तो भैया उसमें कमरे होने चाहिए, न्यूनतम 2 कमरे होने चाहिए, कम से कम 2 उसमें टीचर होने चाहिए, खुले हवादार कमरे होने चाहिए, छात्रों के बैठने के लिए अच्छी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, लड़के और लड़कियां हैं तो उनके लिए अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए। तो ये दोस्तों मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के थ्रू होती थी। मतलब एक प्राइमरी अगर आपने स्कूल खोल दिया है तो वहां पर दोस्तों जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चलाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्यह्रास का एक कारण हो सकता है। मूल्यह्रास का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो मतलब है वो डेप्रिसिएशन से मतलब है। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न के संदर्भ में दोस्तों वही आपका प्रतीत होता है। ये आपका पूर्व प्रवक्ता परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, जनसंख्या विस्फोट है, अधिक शिक्षा है, धनी होना या फिर वैज्ञानिक जागरूकता।
तो आपके जो दोस्तों जो मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास का दोस्तों एक प्रमुख कारण दोस्तों क्या हो सकता है, जनसंख्या विस्फोट भी हो सकता है। मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आपकी जो मूल्य है उसमें दोस्तों क्या आ गई, कमी आ गई। अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि भैया कोई चीज है वो अब चलन में नहीं है, ठीक है, या फिर समय के संग संग कोई चीज है उसकी उतना यूजफुल नहीं रह गई है। तो जनरली होता क्या है कि उसका डेप्रिसिएशन होता चला जाता है, जैसे कोई संपत्ति है या फिर आप गाड़ी लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, ठीक है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो उसमें अप्रचलन है, कोई चीज की अपर्याप्तता है, या फिर जनसंख्या विस्फोट है, ये सभी दोस्तों इसके कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण के 14 कौशलों को किसने दिया था? जो शिक्षण के दोस्तों जो 14 स्किल्स हैं, यानी कि टीचिंग स्किल्स के 14 टाइप्स होते हैं, वो किसने बताया था? एलन एवं रियान ने, वी के पासी ने, आई के डेविस ने, या फिर बी एस ब्लूम ने? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर है एलन एवं रियान। इन्होंने बताया था दोस्तों कि जो आपके टीचिंग स्किल्स होती हैं वो 14 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, इसका वर्णन एलन एवं रियान ने किया है। वी के पासी ने बोला है कि भैया शिक्षण के 13 कौशल्स होते हैं, ठीक है। कौशल का मतलब समझते हैं ना, जो टीचिंग स्किल्स है, जब हम दोस्तों क्या करते हैं, जब हम शिक्षण कार्य के दौरान जब हम बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बच्चों जब हम, तो उस समय पर दोस्तों हम क्या करते हैं, उन टीचिंग स्किल्स का उपयोग करते हैं, मानिए कि बच्चों को हम दोस्तों स्टिमुलेटेड रखते हैं। तो वो दोस्तों एक कला है उसको यूज करने की, ठीक है, जिससे कि हमारे जितने भी एजुकेशनल एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम पा सकें, या फिर हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके, सुगम बना सके। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे दोस्तों? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इनका प्रतिवर्ष दोस्तों 11 नवंबर को, आपको पता होगा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। तो इनकी स्मृति में 11 नवंबर को, ठीक है, तो 11 नवंबर को बिल्कुल क्या हुआ था, 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था, तो इनकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसके द्वारा दिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव की दोस्तों अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उनका पदानुक्रम, उनको बिल्कुल एक सीक्वेंस में किसके द्वारा रखा गया? किसके द्वारा रखा गया दोस्तों? स्किनर, ब्लूम, मैस्लो, या फिर फ्लेंडर? तो इसका राइट आंसर है अब्राहम मैस्लो थे। इनके द्वारा दोस्तों जो पदानुक्रम का सिद्धांत के प्रिय प्रतिपादक भी हैं, मानव की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत इनके द्वारा दोस्तों दिया गया था। इन्होंने इस तरह का दोस्तों एक पिरामिड बनाया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या रहती हैं, ठीक है। इनके हिसाब से दोस्तों कितने स्तर थे? 1 2 3 4 5 दोस्तों इनके स्तर थे। जैसे सबसे पहले जो मनुष्य होता है दोस्तों, उसको क्या होता है, शारीरिक आवश्यकता होती है। शारीरिक अवस्था में दोस्तों क्या चाहता है कि भैया बदन पे कपड़े हों, खाना मिल जाए, ठीक है। दूसरा दोस्तों क्या होती है, उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सुरक्षा में वो मकान चाहता है, ठीक है। मतलब इस तरह से, जैसे पहले शारीरिक आवश्यकता में जैसे कि आपके क्या हो गया भाई, खाना हो गया, सुरक्षा में दोस्तों जैसे कि भाई उसको घर मिल जाए, कपड़े मिल जाए। उसके अलावा दोस्तों फिर उसको सामाजिक आवश्यकता होती है, समाज में भी चाहता है, ठीक है, मिलना। इसके अलावा सम्मान भी चाहता है, और लास्ट में दोस्तों क्या चाहता है, वो आत्मसिद्धि चाहता है, सब कुछ पा लेता है। तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया था मैस्लो के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से शुरू हुई? बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंटरनेट कब आया? शिक्षा में नवाचार, ठीक। तो वर्ष 1975, वर्ष 1990, वर्ष 1995, या फिर वर्ष 1997? तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। भारत में दोस्तों जो इंटरनेट की सुविधा है वो 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट की गई। स्टार्ट करने वाला कौन था? वो था विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा दोस्तों ये सुविधा को स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं नहीं आप किसका आदर्श वाक्य है? स्काउट एवं गाइड का, राष्ट्रीय सेवा योजना का, नेशनल कैडेट कोर का, या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय सेवा योजना, यानी कि दोस्तों एनएसएस, ठीक है भाई, एनएसएस बहुत इंपॉर्टेंट। अब राष्ट्र की जो युवा शक्ति है उसके व्यक्तित्व के विकास के हेतु दोस्तों जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा एनएसएस, ठीक है ना, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा दोस्तों ये संचालित एक कार्यक्रम है एनएसएस, ठीक है ना। तो एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, इसका जो दोस्तों आदर्श वाक्य है वो है मैं नहीं आप।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? बम्बई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय या फिर आगरा विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों SNDT महिला विश्वविद्यालय। दोस्तों ये बम्बई में दोस्तों स्थापित किया गया था 5 जुलाई 1916 को। ठीक है, 5 जुलाई 1916 को दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। 1916 को, 5 जुलाई 1916 को दोस्तों ये मुंबई में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। SNDT का मतलब क्या है? SNDT का मतलब है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकेसेरिया। ठीक है, तो नाथीबाई दामोदर ठाकेसेरिया ये महिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1916 को मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नेशनल नॉलेज कमीशन, सैम पैत्रोदा, दीपक नायर, ज्योति घोष या फिर नंदन नीलेकणी? इसका राइट आंसर है दोस्तों सैम पैत्रोदा। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। जून 2005 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो थे सैम पैत्रोदा। जून 2005 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? RUSA यानी कि रूसा, और रूसा भी आपके कोर्स में दोस्तों। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ, मतलब किसके द्वारा स्टार्ट किया, कब तो नहीं, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जो रूसा है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। ये किया गया था दोस्तों 2013 में दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपकी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि दोस्तों इसमें सेंट्रल के द्वारा दोस्तों धन का आवंटन किया जाता है, उनके द्वारा ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, जितने भी राज्य के विद्यालय हैं तो उनको दोस्तों अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया दोस्तों एक अभियान है जिसका नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है ना, जो उच्चतर का मतलब ही समझ रहे होंगे हायर एजुकेशन से दोस्तों संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा शिक्षण आयु प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु में सम्मिलित नहीं है? आप समझ रहे हैं ना, प्रभुत्ववादी, प्रभुत्ववादी का मतलब ये होता है कि जहां पर टीचर का दोस्तों वर्चस्व रहता है वहां पर छात्रों को आजादी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो पहले आता है अनुवर्ग शिक्षण आयु। अनुवर्ग का मतलब है दोस्तों जब आप ट्यूटोरियल देते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन की जहां पर बात आ गई तो दोस्तों वो कभी भी आपका वो अब प्रभुत्ववादी के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पर भी दोस्तों कौन है, टीचर यहाँ पर प्राइमरी है, यहाँ पर भी टीचर प्राइमरी है। लेकिन एक आता है खोज शिक्षण आयु। खोज शिक्षण आयु में दोस्तों ये प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो टीचर है वो प्राइमरी नहीं होता है, यहाँ पर जो बच्चा होता है स्वयं खोज करता है, उनको खोजीकर्ता की तरह बनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो बालक है वो आपका प्राइमरी है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत है ये बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रभुत्ववादी के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका डेमोक्रेटिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक मतलब जनतांत्रिक, तो जनतांत्रिक शिक्षण आयु के अंतर्गत ये दोस्तों आएगा। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए वाला और जो बी वाला है दोनों में दोस्तों क्या आता है, टीचर का वर्चस्व रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का उपयोग करना चाहिए? यानी कि इंडिसिप्लिन हो रहा है तो आप उसका निवारण कैसे करेंगे, किस उपागम का प्रयोग करेंगे? सुधारात्मक, निरोधात्मक, सुधारात्मक, निरोधात्मक या फिर दमनात्मक? सुधारात्मक का मतलब ये है कि दोस्तों जब आप अनुशासनहीनता करते हैं तो आपको दोस्तों दंड दिया जा सकता है, और जब दंड दिया जाएगा तो किस लिए दिया जाएगा, सुधार के लिए। ठीक है, निरोधात्मक का मतलब है कि जो आपने गलती करी है आप वो दोबारा ना करें। ठीक है, तो जब हम इंडिसिप्लिन का निवारण करना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं भाई, सुधार भी आए और वो गलती दोबारा भी ना हो। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सुधारात्मक और निरोधात्मक दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। दमनात्मक तो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो सुधारात्मक होना चाहिए और निरोधात्मक होना चाहिए, यानी कि सुधार भी आना चाहिए आवश्यक, और जो गलती है वो दोबारा भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको आगामी प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में मदद करेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।